हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के चैप्टर नंबर 1 बड़े भाई साहब गद्य खंड से पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले वो देख ले ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, अपनी कक्षा में प्रथम आया। ये जो ईयरली एग्ज़ाम होता है उसमें छोटा भाई पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए, और पास होने के बाद दर्जे में बल्कि फर्स्ट आए छोटे भाई जो थे। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा, यानी शर्मनाक लगा अगर ये ऐसा करते तो। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान, कुछ घमंड हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ गया। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूँगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। ज़बान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, यानी महसूस कर लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े का नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि सालाना ईयरली एग्ज़ाम हुआ जिसमें इतना पढ़ने के बाद भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई अपने दर्जे में, अपनी क्लास में अव्वल आ गया, प्रथम आ गया, और अब उनके बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया। जो क्लास था उसमें सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया उनके बीच में। उनके मन में तो आया, छोटे भाई के मन में, कि बड़े भाई को खूब सुनाऊं कि आपकी जो तपस्या थी वो कहाँ गई। मैं तो खेलते कूदते मज़े से एग्ज़ाम लिखा तो भी मैं अव्वल आ गया। लेकिन बड़े भाई इतना ज़्यादा उदास थे कि मैं उससे कुछ बोल नहीं सका, और बोलता तो मुझे बहुत ही लज्जा या शर्मनाक ये चीज़ मुझे लगती। मैं आराम से खेलने लगा, अपना दिल मजबूत किया और ऐसा भी सोचा कि अगर मुझे मेरे बड़े भाई कुछ कहते हैं तो मैं तो साफ कह दूंगा कि आपने कौन सा तीर मार लिया है। मैं तो खेलते कूदते हुए भी क्लास में अव्वल आया हूँ। जवान से ये हेकड़ी जताने का उनको साहस नहीं हुआ, लेकिन उनके रंग ढंग से ठीक पता चल गया और बड़े भाई साहब का अब उन पर आतंक नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सुबह से खेलते खेलते, भोर से गुल्ली डंडा खेलते समय उनको बहुत ज़्यादा समय लग गया और वो ठीक भोजन के समय घर लौटे। तब उस समय उनके बड़े भाई से उनको सुनने को मिला कि इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़े गए। महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास, कि तुमने अपने बुद्धि का कितना ज़्यादा विकास किया है। ये है असल में शिक्षा ग्रहण करना। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो कि कहना क्या चाह रहा है। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते।
संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। और रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे और बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। किसके दास थे? रावण के। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका सारा नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। अब यहाँ एग्जाम्पल देके उनको बताया गया है कि तुम एक बार क्लास में पास हो गए तो तुम इतना ज़्यादा घमंड नहीं दिखाओ, क्योंकि रावण का भी क्या हश्र हुआ था ये तुमने पढ़ा नहीं है शायद। उसके भी जब उसकी मौत आई थी तब उसको पानी देने वाला तक कोई नहीं था वहाँ पे। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था और भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। यानी तुम्हारी किस्मत चमक गई कि तुम पास हो गए, तुमने कुछ सीखा नहीं है। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती है। कभी कभी गुली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं जाए, मतलब वो हर बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए और हर चीज़ में वो आगे हो, वही सच्चा खिलाड़ी होता है। न कि एक बार किस्मत से वो पास हो जाए या अपने लक से वो पास हो जाए। बटेर जिसको कहते हैं हम लोग, एक प्रकार की चिड़िया। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब कि थोड़ा सा गलती किया और पूरे नंबर कट जाते हैं। सफ़ा चट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारूम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। यहाँ पे कहा गया है कि एक ही नाम रखते जा रहे हो, बस नाम के पीछे थोड़ा चेंज कर दिया गया, जैसे विलियम्स को लेके या चार्ल्स को लेके या जेम्स को लेके और या हेनरी को लेके। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर मुझसे कहा जाता तो मैं इनको 10 नाम बता देता, लाखों नाम बता देता। ये एक ही नाम रखते हैं जिससे याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की ही पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। मुमतहिन मतलब परीक्षक से, परीक्षा लेने वाले से। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट ले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख जोड़ा है कि अ ब ज लिखो या ब ज अ लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाओ, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जो परीक्षक है उनको इस सब से क्या लेना देना है? उसमें तो उन लोगों को तो बस पुस्तक में जो लिखा है वही उनको अक्षर चाहिए। यानी रटंत का नाम शिक्षा से जोड़ दिया गया है या रख छोड़ा है।
और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा? इस रेखा पर वह लंबा गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। इन सब से क्या मतलब होता है? इनका कहना है कि व्यर्थ की बातें हैं ये सारी चीज़। तो क्या उद्देश्य है? प्रयोजन यानी इससे क्या उद्देश्य है? लेकिन फिर भी ये अगर एग्ज़ाम में पास करना है तो ये सारी चीज़ें तो याद करनी ही पड़ती हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। अर्थात जो बात को हम लोग कम शब्दों में कह सकते हैं उसे इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है? ये तो बस समय की बर्बादी है। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूँस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में कह रहे हैं बड़े भाई कि सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होता है। मेरी क्लास में आओ तो पता चले कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या याद करना पड़ता है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं किया तो फिर फेल हो जाओगे। तो अभी कोई भी निबंध लिखना हो तो 4 पन्ने लिखो, नहीं लिखा तो फिर नंबर कट जाते हैं। और पेपर भी कैसा होता है? फुल स्केप का, जिसमें लिखा होता है कि संक्षेप में लिखो। अगर ये संक्षेप में है तो पता नहीं 100-200 पन्ने हमसे और ज़्यादा लिखवा लेते हैं। तेज़ भी कहते हैं, तेज़ भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें बड़े भाई छोटे भाई को बताते हैं कि अभी पता नहीं है, जब मेरे क्लास में आओगे तो पता चलेगा कि आटे दाल भाव का क्या है। मैं अव्वल दर्जे में तो अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। जो मैं कहता हूँ उसे गांठ बांध लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था क्योंकि इतना सुनना पड़ा उसे। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, छोटा भाई सोच रहा है कि जब मैं पास हो गया तो इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे और ज़्यादा डरा दिया, भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। अभी भी मैं पढ़ना नहीं चाहता था। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े, बेइज्जती ना हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त होता हुआ या गायब होता हुआ नज़र आ रहा था। चोरों का सा जीवन कटने लगा था। तो किस प्रकार से पास होने के बाद भी छोटे भाई को सुनना पड़ा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।